नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। आज खास चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कि आखिर देर से ही सही पाकिस्तान ने कबूल लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर की ताकत क्या थी और 7 महीने बाद आखिर ऑपरेशन सिंदूर की वो ताकत अब देखने को मिली है, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने स्वीकार किया है कि आखिर रावलपिंडी में जो उनका एयरबेस है वो किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ था। आज खास इसी पर चर्चा होगी। तो देखिए, भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान ने 7 महीने बाद सच स्वीकार किया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने माना है कि 10 मई की सुबह भारत ने नूर खान वायुसेना अड्डे पर हमला किया था। 4 दिन तक चले भारत पाकिस्तान सैन्य टकराव के बाद यह पहला मौका है जब पाकिस्तान ने खुले तौर पर इस हमले को माना है। अब माना यह जा रहा है कि यह हमला ब्रह्मोस मिसाइल से बहुत सटीक तरीके से किया गया था, जिससे एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा था। देखिए रिपोर्ट। इशाक डार ने कबूला सच, पाक की खुली पोल। ऑपरेशन सिंदूर, दहशत अभी भी बरकरार। ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई पाक ने कबूल की। 36 घंटे में 80 ड्रोन अटैक, पाक का कबूलनामा। 7 महीने पहले ऑपरेशन, डर के साए में पाक। जी, आपको पता है कि कल अल्हम्दुलिल्लाह यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद, उनके और उनके डेलीगेशन की विजिट थी। इसमें हमने मोफा की तरफ से रात एक यानी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दी थी क्या क्या बातें हुई जो नूर खान बेस के ऊपर जो मीटिंग हुई। सुना आपने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को क्या कह रहे हैं। इनके इसी एक बयान से पूरा पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदा हो गया है। 7 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, लेकिन कबूलनामा अब किया है। 7 महीने से खुद की वाहवाही करने वाले पाकिस्तान के सारे दावे हवाई हो गए हैं। इशाक डार ने दावा किया, भारत ने 36 घंटों में कम से कम 80 ड्रोन भेजे। 79 ड्रोन को रोकने में पाकिस्तान कामयाब रहा और केवल एक ड्रोन ने एक मिलिट्री ठिकाने को नुकसान पहुंचाया और हमले में कई जवान भी घायल हुए। इशाक डार ने कहा कि भारत ने 10 मई की सुबह नूर खान एयरबेस पर हमला करके गलती की और कहा और वहां हुए नुकसान को भी स्वीकार किया। इसके साथ ही विदेश मंत्री इशाक डार ने मई में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा की गई भारत की रणनीतिक कार्रवाई को भी माना, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया था। मई में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के सटीक हमलों में शकला में पाकिस्तान एयरफोर्स बेस नूर खां को काफी नुकसान हुआ था। किया गया और अगली जो गलती थी वो इंडिया ने ये की कि नूर खान बेस के ऊपर उस रात को 2:30-3 बजे के करीब फिर अटैक कर दिया। हमारा ये प्लान था कि सुबह फजर के करीब 4 बजे शुरू होगा, को 7:45 तक ये खत्म होगा। तो वो प्रोसेस जो ऑथोराइज था प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से उस डिस्कशन, उस बैठक के बाद वो उसको इम्प्लीमेंट होना था। लेकिन ये एक सेकंड मेरे नज़दीक जो वो ड्रोन्स और मिसाइल्स फेंक रहे, ये उनकी सुपर गलती थी। तो फिर हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लो ने पाकिस्तान के दावों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि इशाक डार आदतन झूठ बोलते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में सच्चाई भी उजागर कर देते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लो ने पाकिस्तान के 80 ड्रोन में से 89 को निष्क्रिय वाले दावे पर कहा कि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। ये कार्रवाई पहलगाम हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें 26 आम लोगों की मौत हो गई थी। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद दोनों देशों के बीच 4 दिन तक संघर्ष चला, जो 10 मई को युद्ध रोकने के फैसले के साथ खत्म हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएनएन न्यूज।
और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ विनोद दत्ता, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दत्ता जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ नदीम जाइम, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। नदीम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विनोद शुक्ला, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मनीष गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत दत्ता जी आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि 7 महीने लगे हैं पाकिस्तान को यह कबूल करने में कि ऑपरेशन सिंदूर में उनके एयरबेस को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि अब थोड़े महीने उनको और चाहिए होंगे, क्योंकि ये कहा गया है कि इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, हमला किया गया, चलो ये तो उन्होंने स्वीकार किया है। वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। चलो ये तो काफी जल्दी उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया कि पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया गया, वरना वो तो सन 65, सन 47-48 की जो लड़ाई है, सन 71 को भी वो एक अपनी शिकस्त नहीं मानते हैं, और कारगिल को भी अपनी शिकस्त नहीं मानते हैं, क्योंकि मैं खुद कारगिल का हिस्सा रहा हूँ। तो ये पाकिस्तान, इसमें देखिए आजकल के ज़माने में कोई आदमी, क्योंकि सरप्राइज और डिसेप्शन, जब हम यंग ऑफिसर्स थे तब एक उसका एक नया आयाम था, एक उसके नए डायमेंशन से। आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट इतना अवेलेबल है, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इतनी अवेलेबल है कि अगर कहीं कोई पिन भी हिलती है या कोई मतलब एक सैनिक भी हिलता है, तो उसको भी इलेक्ट्रॉनिक मीन से कैप्चर किया जा सकता है और दुनिया के आगे पेश किया जा सकता है। भारत ने कई बार अपनी जो कॉन्फ्रेंसेस जो हुई थी, जो मतलब जो बुलेटिन्स भारत पूरे विश्व के साथ शेयर करता था, उसमें बताया था कि किस तरह से हमने पाकिस्तान के जो एयर बेसेस थे उनको नेस्तनाबूद किया, केवल जब पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स में अटैक किया। वरना हमारा जो मेन एम था वो दहशतगर्दी के जो मरकज थे उनको नेस्तनाबूद करना था। मिलिट्री टारगेट्स हमारे इनिशियली एब इनिशियो हमारे टारगेट्स नहीं थे। बिल्कुल जी, तो ये पाकिस्तान को मतलब आज की तारीख में कोई आप चीज छुपा नहीं सकते। और पाकिस्तान देखिए अपनी आवाम को इतने सालों से मतलब मिस इन्फॉर्मेशन देता रहा है, उनको गुमराह करता रहा है, उनको उन्होंने दरबदर कर दिया। और आप देखिए किस तरह से वो बता रहे हैं कि साहब वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है कि साहब हमने ये वाली जंग जीत ली, हमने वो जंग जीत ली। हमने जब 1971 में भी जब मियाँ जुल्फिकार अली भुट्टो आए थे और शिमला एग्रीमेंट हुआ था, तब उन्होंने इंदिरा गांधी जी से कहा था कि आप ये जो मुद्दे हैं इन पे मुझे ये शिमला एग्रीमेंट साइन करने दीजिए, वरना पाकिस्तान में लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और भारत का जिस तरह से हमारा नेशनल कैरेक्टर रहता है कि साहब हमने हमेशा जो भी इस तरह के आक्रांता आए हैं या इस तरह के लोग रहे हैं, उनको भारत ने हमेशा माफ किया है। और ये भी उसी कड़ी में एक उदाहरण था। तो पाकिस्तान को चाहिए, देखिए हमेशा भारत ने यही गुहार की है कि साहब एक स्टेबल पाकिस्तान पाकिस्तान के हित में तो है ही, हमारे हित में भी है। और भारत ने हमेशा, हमारे यहाँ तो पहली हमारी जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, तो आप देखिए हर देश को भारत ने मदद की है। तुर्की जो आज पाकिस्तान के पाले में खड़ा हुआ है, जब वहां जलजला आया था तो सबसे ज्यादा मदद, सबसे पहली टीम भारत की गई थी। लेकिन विनोद दत्ता जी, देखिए पाकिस्तान ये डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि हम लोग तो ये सोचते हैं कि हाँ थोड़ा सा रहम दिखाया जाए, लेकिन इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो वाकई आतंक पर जो प्रहार किया गया वो सभी ने देखा। और इसी के साथ विनोद शुक्ला जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि जरा ये बताइए कि हम लोगों ने जब देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद कई मिसलीड बयान सामने आए पाकिस्तान की ओर से कि कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, यहां तक कि ये कहा गया कि भारत के जो फाइटर जेट्स है वो गिरा दिए गए। आखिर इंटरनेशनल बेइज्जती कराना क्यों चाहता है पाकिस्तान? और 7 महीने बाद वो ये कह रहा है कि हमारे एयरबेस को नुकसान हुआ है। देखिए, मुझे लगता है कि जो जिस तरह की बात पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने की है, उसमें ये बात स्वीकार करने से ज्यादा इस बात पर उन्होंने जोर दिया है कि उनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, जो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना जो पाकिस्तान का जो एक राष्ट्रीय धर्म है, मतलब वो झूठ बोल करके ही इस तरह की बातें फैलाते हैं। अब मसला ये है कि हम खुद डिप्लोमेटिकली बहुत सारी चीजों में
हमने खुद गलतियां की हैं, चाहे 48 में जब वॉर पाकिस्तान ने कबायलियों के नाम पर पाकिस्तानी फोर्स ने आक्रमण किया था, या 62 में भी जब लाल बहादुर शास्त्री जी थे तो उन पर जो भी दबाव रहा हो और वो उनकी डेथ हुई तो बहुत सारी चीजें पता नहीं लग गई। 72 में जनरल मानेक शॉ का कहना है कि हम फ्रंट पर जीते, टेबल पर हार गए। और मतलब उसके बाद कारगिल में भी कुछ ऐसा नहीं था, हम जीते लेकिन हमको अपनी जगह हमने वापस ले ली। लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये खत्म नहीं हुआ है। हमको इसी तरह की स्ट्रेटजी पाकिस्तान के साथ रहनी पड़ेगी और छोटा सा प्रोवोकेशन हो तो फिर घुस के मारना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ अगर आप सिविलाइज्ड नेशन की तरह से बात करेंगे, आप सिविलाइज्ड नेशन के साथ सिविलाइज्ड नेशन की तरह से बात करेंगे ना, जो लोग सिविलाइजेशन वाली भाषा जो नहीं समझते हैं उनको आपको उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा। और पाकिस्तान कभी भी सिविलाइज्ड लैंग्वेज नहीं समझता है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बर्थडे में पहुंच जाएं या अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस तक पहुंच जाएं, वो जब मौका लगेगा तो वो पहलगाम करेंगे, जब मौका लगेगा तो वो उरी करेंगे, जब मौका लगेगा तो इस तरह के घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। पाकिस्तान नहीं होगा। तो पाकिस्तान का जो डैमेज हुआ है उसके बारे में जैसा ब्रिगेडियर दत्ता कह रहे थे, हमने लगातार एक एक डिटेल बताई है और प्रमाण के साथ बताई है। अब अगर उस पर भी कोई देश ब्लाइंड फोल्ड हो जाए तो इसको बेशर्मी कहते हैं, और पाकिस्तान बेशर्मी में उस्ताद है। मुझे लगता है कि ये उसी तरह का एक वो है, और इसके पीछे कोई डिजाइन होगा जो अभी तुरंत नहीं लग रहा है, लेकिन जरूर इसके पीछे कोई योजना होगी। कहीं से पैसे वैसे चाहिए होंगे, कुछ और दिखाना होगा कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, इस तरह से कहीं से पैसे वैसे का जुगाड़ करना होगा, कुछ भीख मांगनी होगी। ये उसी तरह का कुछ प्रोपेगेंडा मुझे लग रहा है कम से कम अभी होता हुआ इसमें। और विनोद शुक्ला जी ने सही बात क्योंकि आपने पकड़ी है कि इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया है कि नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि उनका जो बयान आप सुनिए तो उसमें वो अहम दिख रहा है अभी भी। और उसके बाद जब वो अपनी वाणी को विराम देते हैं तो कहते हैं जब भारत ने ऑपरेशन किया और सबसे बड़ी गलती कर दी कि हमारे नूर बेस को इस तरीके से निशाना बनाया गया, और उसके बाद पाकिस्तान ने सोचा। तो ये सब बयान जो है उनके दिखाते हैं कि रस्सी जल गई है, लेकिन अभी भी वो बल जो दिखाने के लिए वो दिखाना चाहते हैं वो बरकरार रखे हुए हैं। ठीक है, मनीष गुप्ता जी आपके पास आ रही हूँ। एक तो ये हुआ कि आखिर ये कबूलनामा सामने आया तो इंटरनेशनल बेइज्जती पाकिस्तान की, हालांकि कोई पाकिस्तान को अब सीरियस नहीं ले रहा है, लेकिन भारत के अंदर भी जो लोग ये कह रहे थे कि आखिर क्यों इस तरीके से युद्ध समाप्त कर दिया गया जब हमारे पास सब कुछ था, अब उन्हें भी ऑपरेशन सिंदूर की ताकत समझ में आई है कि दुश्मन भी ये कह रहा है कि हाँ 36 घंटे में इस तरीके से ड्रोन बरसाए गए कि सोचने तक का मौका नहीं मिल पाया, तैयारी करने का मौका नहीं मिला। सुना है किसी एनएसए ने कहा था कि भारत को 3 बड़े मोर्चे पर लड़ाई करनी है जी। मुद्दा ये है ही नहीं कि पाकिस्तान को नूरबेस एयरबेस पर कितना नुकसान हुआ। पाकिस्तान की कमर हमने कहां तोड़ी, कहां उस पर बम गिराए और कहां वो रोता फिरा, कहां पीटा गया, ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि भारत में यूट्यूब की कमाई पर जिंदा रहने वाले पत्रकार, जॉर्ज सोरोस से रिश्तेदारी रखने वाले नेता और उनके इशारे पर बकवास करने वाले दूसरे विपक्ष के नेता, उन्हें मुंह दिखाने के लिए कोई जगह बची है क्या? ऐसा व्यक्ति जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी रह लिया हो, ऐसा व्यक्ति कह रहा हो कि भारतीय सेना का ये, भारतीय सेना का वो, शर्म नहीं आती? क्या ये लोग पाकिस्तान परस्त हैं? मुद्दा ये है कि भारत में रहकर भारत की खाने वाले, भारत में यूट्यूब चलाकर उस यूट्यूब से कमाई खाने वाले ऐसे लोग, जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम भारत का विरोध करेंगे, भारत की सेना के शौर्य पर प्रश्न उठाएंगे, भारत के नेतृत्व पर प्रश्न उठाएंगे, भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किरी करेंगे, और इसके बाद भी भारत में कमाएंगे, सम्मान से रहेंगे, आखिर ये कब तक चलेगा? आखिर मैं ये पूछता हूं, आखिर जुडिशरी की नींद कब जागेगी? आखिर वो जिस तरीके से अन्य मामलों में सुओ मोटो एक्शन ले लेते हैं, जो कहते हैं स्वतंत्र संज्ञान लेना, वो कब लेंगे कि जो देश की आधामंडल पर काला निशान लगाने का प्रयास करें,
जो देश के सम्मान को गिराने का प्रयास करें, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कब होगी? अगर ऐसा मामला पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक कहीं भी होता, उनको निस्तनाबूद कर दिया जाता। लेकिन मुझे लगता है हमारी जुडिशरी तो जैसे इस मामले में कोई संज्ञान ले नहीं पा रही। कारण अज्ञात है, पर आम जनता मीडिया के माध्यम से, आप जैसे चैनल के माध्यम से ये देख रही है कि एक तरफ जहां पाकिस्तान अपनी गलती मान रहा है और ये स्वीकार कर रहा है कि हम कहां पिटे, और उस विपक्ष के नेता लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाएं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस के अन्य नेता हो, चाहे महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चौहान जैसे चौहान जैसे लोग हों, ये बहुत दुखद है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई न कोई निहित उद्देश्य है। ऐसा हो नहीं सकता कि जहां भारत पाकिस्तान की लड़ाई में नैरेटिव का मसला हो। इसका मतलब क्या है? वो लोग कह रहे थे भारत का विमान गिरा है और पाकिस्तान को नुकसान नहीं हुआ। इसका मतलब है बिल्कुल, यहाँ तक कि इसे प्रोपेगेंडा बताया गया। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दूसरे देश के किसी विमानों का प्रमोशन तो नहीं करना था। तो भारत ने जो डिसीजन लिया कि हमें ये वाला विमान खरीदना है, हमें सुखोई लेना है या हमें राफेल लेने हैं, उसके निर्णय में कमी निकालना, क्या देश के नेतृत्व को कमजोर मोर्चे पर हिलाना, या किसी दूसरे देश को विरोधी दुश्मन देश को प्रमोट करना, क्या इसके पीछे आर्थिक लाभ होने की संभावना है या राजनीतिक लाभ होने की संभावना है, या ये लोग सिर्फ और सिर्फ मोहरा बने हुए हैं, टूल किट बने हुए हैं किसी विदेशी शक्तियों की? मैं जॉर्ज सोरोस का नाम नहीं लेता, लेकिन हर जगह उसकी परछाई क्यों आ जाती है? क्यों सैन पित्रोदा कहते हैं कि वो फला ग्रुप से मिलते हैं जो जॉर्ज सोरोस से लिंक रखता है? बिल्कुल, और देखिए इसीलिए भारत की राजनीति में ये स्वर उठते हैं कि आखिर पाकिस्तान के साथ इनके सुर क्यों मिलते हुए नजर आते हैं, इस ओर इशारा किया जाता है। ठीक है विनोद दत्ता जी, आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि देखिए मनीष जी ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर रेज किया है कि आखिर भारत के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके विरोधी स्वर जब पाकिस्तान से मिलते हैं तो ये भी चिंता का विषय हो जाता है। हाँ बिल्कुल, देखिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए मतलब अपने राष्ट्र के प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाएं एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमेशा भारत के लिए, चाहे वो उसकी मैंडेटेड ड्यूटी हो या ना हो, चाहे मतलब उसका प्राइमरी टास्क हो, चाहे वो सेकेंडरी टास्क हो, उसने हमेशा राष्ट्र के लिए मतलब छाती ठोक के ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ा रहा है। सेना के ऊपर इस तरह का सवाल उठाना कि साहब, और इस तरह के कई बार हल्के शब्दों का इस्तेमाल करना, ये राहुल गांधी या और इस तरह के कोई भी नेता हो उनको शोभा नहीं देता। क्योंकि देखिए हर चीज सेना के ऑपरेशन से रिलेटेड देश के साथ साझा नहीं की जा सकती, क्योंकि कई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं। अगर उनको साझा किया जाए तो वो आपका जो ऑपरेशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ये जो नीड टू नो बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन डाइवर्ज की जाती है, और वह ऑपरेशन सिंदूर में बदस्तूर किया गया। दिन में 2 बार इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी जहां तीनों सेनाओं के जो अधिकारी थे वो बताते थे कि आज हमने क्या अचीव किया, क्या कितना डैमेज पाकिस्तान को पहुंचाया गया, हमारी जो सेना का था उनका मनोबल कैसा है, और किस तरह से हम उनके ऊपर हावी हैं। तो ये कहना मतलब हर, देखिए पॉलिटिक्स राजनीति में ये मतलब नहीं है कि साहब आप ऑपोजिशन में हैं तो आप हर चीज का अपोज करेंगे, ये गलत धारणा है। आप ये देखिए सन 71 की लड़ाई हुई, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी की संसद में सराहना की और उनको मतलब दुर्गा की उपाधि दी, और ये कहा कि साहब किस तरह से भारत ने अपना जो रणनीति, कूटनीति और राजनीति तीनों का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण दिया है। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का फर्ज बनता है कि जहां देश, देखिए 3-4 चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, नेशनल सिक्योरिटी उनमें से एक है और सर्वोपरि। तो ये वो केवल अपना कद छोटा कर रहे हैं,
वो केवल अपना जो मानसिकता है उसको पब्लिक के आगे बिल्कुल। और इसीलिए देखिए विनोद दत्ता जी, मैं ये कह रही हूँ कि 2 इससे बड़े काम हो गए हैं। इशाक डार ने जैसे ही स्वीकार किया है तो उनकी तो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, और भारत में बैठे लोगों को भी एक बड़ा सबक मिल गया है कि आखिर दुश्मन खुद गवाही दे रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में कितना ज्यादा परेशानी और कहां-कहां हमले हुए थे, इसकी खुद जानकारी सामने आई। हमारे साथ नदीम जायम जी, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। नदीम जी, स्वागत आपका। हालांकि आपका इंतजार मैं कर रही थी कि चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूं, लेकिन चलिए देर से ही सही, क्योंकि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो भी देरी से ही उन्होंने स्वीकार किया है। 7 महीने उनको ये लग गए ये बात कबूल करने में कि हाँ, उनके नूर खां एयरबेस को नुकसान पहुंचा। नहीं, हैरत की बात तो ये है कि नूर खां एयरबेस का हम कभी पहले डिनाई नहीं किया कि उनको नुकसान पहुंचा। दूसरी बात डिनाई नहीं किया तो कभी स्वीकार भी नहीं किया। नहीं, हमने बिल्कुल स्वीकार किया था इस बात को कि कब और कहां स्वीकार किया था, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को हम लोग भी बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते हैं और क्योंकि उन पर नजर रखते हैं, नजर रखनी जरूरी हो जाती है क्योंकि हरकतें ऐसी हैं। और ऐसे में पता चल रहा है कि कब कब आप लोगों ने मिसलीड करने की कोशिश की, एआई जनरेटेड वीडियोस को किस तरीके से इंटरप्रेट किया गया, ये सबके सामने है। देखिए, बयानुल मरसूम या जो आपका ऑपरेशन सिंदूर है, ये दोनों एक जंग के 2 नाम हैं। तो वो जंग जो हुई वो तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनका इतना बड़ा क्रेडिट है कि मेरा ख्याल है कि इंडिया को इस बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, ना इंडिया करना चाहता है। मामलात ये हैं कि अगर छोटा सा नूर खान एयरबेस पे हमला हुआ, बाद में पाकिस्तान ने क्या किया, आपके राफेल किस तरह से गिरे, ये तो इतना बड़ा क्रेडिट है कि इस पे इंडिया बात नहीं कर सकता। कोई तज्जियाकार, अगरचे मैं खुद अमन का दाई हूं, मेरी कोशिश होती है कि अमन से बात की जाए। एक मिनट जरा रुकिए विनोद दत्ता जी, विनोद शुक्ला जी, दोनों ही काउंटर करना चाहते हैं। इतनी हास्यात्मक बात, इतनी ज्यादा हास्यात्मक बात की उम्मीद नदीम जी मैं आप ही से कर सकती थी। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद थी और आप मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। पाकिस्तान में मार्शल का कोई ओहदा नहीं है, फील्ड मार्शल का ओहदा सिर्फ आप लोगों के क्रेडिट की वजह से उनको मिला है। पाकिस्तान में फोर्सेस की जो इस वक्त इज्जत की जा रही है, फोर्सेस का जो मुकाम है, वो पाकिस्तानी कौम की, जहां पर आप लोग की वायुसेना का मुख्यालय है, हम उस एयरबेस को टारगेट कर सकते हैं और आप कह रहे हैं कि आपने हमारे राफेल छोड़ दिए। क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? और तो अभिनंदन को अवार्ड देते हैं जिसने इतने महंगे अपने जहाज गंवा दिए, जिसने ठीक है, चलिए ठीक है। वैसे आप स्वीकार तो नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग ये भी स्वीकार नहीं करते कि आप लोग जाते हैं बार बार चंदा मांगने। ठीक है, आपके पास आ रही हूँ। विनोद दत्ता जी, आप काउंटर करना चाहते थे, सबको मैं मौका दूंगी, काउंटर कर सकते हैं आप। पहले विनोद दत्ता जी। देखिए, इनका ये कहना है कि साहब रफाल भारत का गिरा दिया गया और इनका पाकिस्तान का जो क्लेम है उन्होंने उतने रफाल गिरा दिए जितने तो उड़ान भी नहीं भरी थी। और इनको इस बात का इल्म नहीं है कि किसी भी हवाई जहाज में, खासकर जो एडवांस जो हमारे जंगी जहाज हैं, उनके अंदर एक इस तरह की स्लीव लगी रहती है जिसमें अगर किसी हवाई जहाज के पीछे कोई इस तरह की मिसाइल लगती है तो उस स्लीव को वो जेटिसन कर देता है और वो मिसाइल उस स्लीव को हिट करती है और हवाई जहाज जो होता है हमारा वो उसको चकमा देके बाहर निकल जाता है। तो अगर स्लीव को ये रफाल कह रहे हैं तो मुझे उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या जिन्होंने उसको इंटरप्रेट किया है उनके ऊपर बड़ा मतलब रहम आता है। दूसरा, खाली नूर खान एयरबेस नहीं, 35 विंग पूरी जो आपकी थी नूर खान एयरबेस में, उसके ज्यादातर जो हवाई जहाज थे वो बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिए गए, जो रावलपिंडी में है। चकलाला जो मुरीद एयरफील्ड है, श्योरकोट, रफीकी एयरबेस, ये जितने थे मतलब सारे आपके जो करीब 9 टारगेट्स थे उनको एकदम बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया गया। दे वर नॉट फिट टू टेक एनी काइंड ऑफ फ्लाइट्स। तो ये सब मैं आपको कीजिएगा ये सभी पॉइंट, आपको भी मौका दूंगी, नोट करते रहिएगा। ठीक है, बिल्कुल। शायद देखिए विनोद दत्ता जी, उम्मीद है कि अब जब इतना स्वीकार किया है तो थोड़े महीनों बाद ये भी स्वीकार कर लेंगे। विनोद शुक्ला जी, आपके पास आ रही हूँ। देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर में अचीव हुआ था उसको ब्रिगेडियर दत्ता ने बता दिया। मैं दूसरी बात करता हूँ जी।
48 में क्या हाल हुआ था, भारतीय सेना ने इनका क्या हाल किया था, भगाया था किस तरह से। 62 में लाहौर तक पहुंच गए थे। 71 में 93,000 लोगों ने, मतलब लगभग 1/3 पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर किया था। वो तो इंदिरा जी ने बड़ा दिल दिखाया और इनको वापस कर दिया, नहीं तो इनको रखना चाहिए था भारत में। और जितने हाईवेज थे ना, वहां पर मजदूरी करवा के इनसे सड़कें बनवानी चाहिए थी। ये गलती एक डिप्लोमेटिक वो हुई। इसके अलावा जो इन्होंने किया है कारगिल के समय, सबको मालूम है, आतंकवादियों की तरह से किए। अब ये तो भारतीय सेना का है, भारतीय सेना से तो इनके बस का ही नहीं है डील कर पाना। इनको तो लूच लड़ा के मार के भगा देते हैं। इनको खैबर पख्तूनख्वा में ये उनके वहां के जो लड़ाके हैं वो इन पर अटैक करते हैं और ये पोस्ट छोड़ करके भागते हैं। जाफर एक्सप्रेस पर ये जाते रहते हैं और आतंकवादी वहां के जो बीएलए लड़ाके हैं वो कब्जा कर लेते हैं और इनके कब्जा में जो आर्मी के जवान इकट्ठा होते हैं, 13, 14 और 15 आर्मी के जवान जो है वो बीएलए ट्रेन पर होते हैं और बीएलए उन पर कब्जा कर लेता है। अगर यही भारतीय जवान होता, एक जवान होता, तब भी इस तरह से, या 2 जवान भी होता तो इस तरह की स्थिति नहीं आने देता। और कम से कम वो जब तक जिंदा रहता तब तक लड़ता। ये कावर्ड्स हैं, दे आर कावर्ड्स। बिल्कुल। जब अब इनसे क्या उम्मीद की जाए मनीष गुप्ता जी, क्योंकि जो अपने जवानों की संख्या कम कर देते, शहीद जवानों की, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाँ हमें ज्यादा क्षति नहीं पहुंची है, उनसे और क्या ही उम्मीद की जा सकती है? देखिए, मेरे साथ चर्चा में मेरे दुश्मन देश के पत्रकार नदीम जईम हैं। अब ये बेचारे मजबूर हैं, इनकी पीठ में खारिश है, इनके पास खुदाने के लिए पेड़ और दीवार बच्चे और कुछ नहीं कर सकते। इनके यहाँ आर्मी सबसे ज्यादा पावरफुल है। इनके यहाँ जमहूरियत जिसे कहते हैं, ये लोकतंत्र नामी कोई चीज जिंदा ही नहीं है। राष्ट्रपति की जान निकलती है आसिफ मुनीर के सामने, वो तारीफ करते करते मरा जाता है। पाकिस्तान में आर्मी कंट्रोल करती है। अरे प्रधानमंत्री के साथ क्या क्या होता है जेल में सब जानते हैं। बेचारे को ये बताना पड़ता है कि मैं जिंदा हूं, मुझे बता दो। तो सच्चाई ये है, ये पत्रकार हैं या राजनीतिक विश्लेषक हैं या कोई वकील है या जज है या पार्लियामेंट में कोई है या सांसद है, विधायक है, इनमें से किसी आदमी की इतनी औकात नहीं है कि देश उनकी जो आर्मी है उसके हिसाब से ना चले। तो इनकी औकात नहीं है, पानी पीने लग गए ये। इनकी औकात नहीं है कि आईएसआई के हिसाब से ना चल पाए। इनको डर लगता है कि आज इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बोल दिया, पाकिस्तान के जो लिए नैरेटिव सेट किया है कि हमें इंडिया के खिलाफ ये बोलना है, अगर ये बोल दिया तो अगले दिन का इनका क्या हश्र होगा ये खुद नहीं जानते। इसलिए जो ये कह रहे हैं, नदीम जी नोट कर लिया होगा आपने। अब ये तीनों काउंटर का जवाब मुझे एकदम टू द पॉइंट चाहिए। देखें, पाकिस्तान में जो आपका ऑपरेशन सिंदूर है उसका जवाब ऐसा दिया गया है कि आज से पहले फील्ड मार्शल का ओहदा पाकिस्तान में नहीं था। इनका वाईफाई तो चल नहीं रहा है और ये भारत से लड़ेंगे। क्रेडिट किया गया। पाकिस्तान में अवाम जो है देरी से जुड़े हैं, कर रही है। पाकिस्तान में अवाम मिलिट्री को खराजे तहसीन पेश कर रही है। तो दुनिया में ये नदीम जी ये अपनी जो स्क्रिप्ट है वो मुझे नहीं सुननी है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट जो है पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पर हम लोग को मिल जाएगी। अब वही सुननी होती तो फिर हम आपको अलग से क्यों बुलाते? हमें कुछ नया सुनना है, कुछ सटीक सुनना है। कहाँ से शुरू करना चाह रही है, वहां से शुरू करके पूरा कर दूंगा। मिस्टर गुप्ता ने बहुत अच्छे औकात की बात की, पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। हम तो जर्नलिस्ट बीइंग सार्केस्टिक, हम तो चाहते हैं कि अपनी फौज की जो बातें हैं, जो उनकी कारकर्दगी है, उस पर यकीन ना करें, हम उनसे सवाल पूछें। बीइंग सार्केस्टिक, हमें क्रिटिक करनी है, मगर ऑपरेशन सिंदूर पे क्या कोई क्रिटिक नहीं हो सकती। हिम्मत तो पाकिस्तान में किसी प्रधानमंत्री की ना हुई कि फौज के खिलाफ बोल ले। पत्रकारों की हैसियत है अब पाकिस्तान में कुछ? पाकिस्तान में पत्रकारों की हैसियत है? इतनी हिम्मत तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की नहीं होती। राष्ट्रपति बकरी की तरह भी आता है, बकरी की तरह कहता है आसिफ मुनीर साहब हमें बचा दो साहब। अरे कमाल है, इतनी बड़ी फौज लेके इंडिया ने जो सुक्की कराई है अपनी अवाम की, इंडिया की नेशनैलिटी की, वो आपको याद होनी चाहिए।
हमें मौका दीजिए कि हम भी मजे आपकी की फौज बात की है, मुझे तो कारकर्दगी हैरानी को होती है, सामने ले हर आए। जंग में मार खाते मगर हैं, ऐसा फिर भी कुछ इनके नहीं छाती पर सामने आ बिल्ले रहा। नजर आते आप लोग बहादुरी के। मौका मांगते कहाँ हैं? पाकिस्तानी नदीम जी, आप पाकिस्तानी लोग जनरलों मौका को खेल मांगते लिया कहाँ इन्होंने। हैं? आप लोग बहादुरी तो के पीठ पिल्ले पीछे लेके वार हर करने जगह वालों में से हमारी हैं। बात भी छोड़े, निहत्थे माफी लोग, मांगते नजर हमारी आते हैं। बात जो भी छोड़े, मासूम। अपनी भी छोड़े। नहीं अपनी नहीं, बात भी आप नहीं लोग तो करते। मैं टूरिस्ट इंडियन पर मीडिया हमला की बात करने नहीं वाले लोग करता, हैं सर, मैं आपको पाकिस्तानी इजाजत मीडिया की की क्या बात नहीं जरूरत करता है? हूँ। और आप मैं लोग मैंने सिर्फ मीडिया इंस्टिगेट को करके निकल छोड़े, लेते हैं, बात की बात और फिर जान जब निकलती सामने है। से कार्रवाई होती है और तो सलामी आप लोग तोप तो एकदम, होगी। आप लोग की फिर हालत खराब हो दुनिया का जाती है। ताकतवर ऐसा होता है कि नहीं? नदीम जी, पहले डोनाल्ड मेरी बात ट्रंप सुनिए। आपकी कारकर्दगी के पोल नहीं, खोल मेरी चुका बात है कई सुनिए, दफा। आप लोग को इजाजत की हैरत जरूरत की कहाँ बात है, होती है? कहते हैं इंटरनेशनल सलामी आपके तोप से मुल्क होगी, के बारे में धमाके से कैसे जान कैसे निकलती बयान है। दिए हैं। कटोरा लेके बात भीख ये मांगा है करेगा कि IMF के सामने। हम अपनी बात कटोरा को ये लेकर भीख कहते हैं मांगेगा कि आप यकीन IMF ना के करें, सामने। इंडियन वो कहता है इंडियन पहले मीडिया पे एयरलाइन यकीन भेजो। ना करें, पाकिस्तानी जितनी मीडिया पे हमारी यकीन ना जूते करें, चप्पल कंपनी की औकात मगर है ना, ये भी यकीन उतने करें में कि तुम्हारी बाहर एयरलाइन की बिक दुनिया जाती क्या है। कह रही है। ठीक है, इतने में तुम्हारी क्या ठीक है, वो मनीष हमारी भैया जी आती हूँ सरकार आपके है? पास, बिल्कुल क्योंकि पहले एक हमारे साथ आप लोग पास बोलेंगे तो बड़ी दर्शक बात नहीं है। समझ पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि सबको सुने, क्योंकि आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं, और अगर ऐसे में जवाब नहीं दे पा रहे नदीम, तो ये भी जरा दर्शक देखें, इसलिए एक एक करके बोलते हैं। चलिए घर की नदीम जी, मैं खुला अवसर दे रही हूँ, देखिए आपको, आप बोलिए। मैं आपको छोटी सी बात मेरी सुन लीजिए। बात यह है कि इंडियन फिजाओं पे कई घंटों तक पाकिस्तानी एयरफोर्स का कब्जा रहा, और ये हैरत हुई कि वहां से ना कोई राफेल उड़ने पाया, ना कुछ हुआ। हम तो हैरान हैं कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने क्या हालत कर दी थी। कई घंटे तक ऊपर फिजाओं में पाकिस्तानी जहाज को अपना प्लान एग्जीक्यूट करते रहे, और इंडिया की कोई ठीक चीज है, उनको रोक ना इस सकी। स्क्रिप्ट रोकने पे के जरा लिए एक फिल्म अमेरिका को आना बनाइएगा पड़ा। अपने पाकिस्तान में, अमेरिकन सदर बार-बार क्योंकि आप कहता धुरंधर है, तो चलने नहीं दे रहे अमेरिकन पाकिस्तान में, तो कम से कम यही अपनी फेक स्क्रिप्ट चलाइएगा, शायद थोड़ा कमाई हो जाएगी, और फिर आप लोग को विदेशों से चंदा नहीं मांगना पड़ेगा। सुनिए, आपको बहुत अच्छा सुझाव दे रही हूँ नदीम जी, आप ही के तो काम की बात कर रही हूँ मैं। इनको रोको, लीजिए, मैं आप लोग एक- सुनते एक नहीं हैं, प्रश्न देर से मैं जागते हैं। नदीम अब जी से- आपके विदेश मंत्री 7 महीने बाद जाग रहे हैं, आप लोग भी नहीं सुन नदीम रहे जी हैं। से नहीं, नदीम ये जी से एक बात प्रश्न देखें, नूर पूछिए। खान एयरबेस का हमला नदीम जी जो से था, उसकी एक प्रश्न तस्वीरें पूछिए। चलिए बाकी रुकिए सारे जरा, देश- अब नदीम जी जारी जरा कर रुकिए, दी थी। आप जरा रुकिए, आप हमारे सवाल सुनिए। जी विनोद शुक्ला जी। हाँ, मैं आप उनसे एक प्रश्न पूछिए आप जवाब कि नहीं देने देते वीजा ना, जो है जवाब अरे तो जवाब आप दीजिए। ऐसा तो दीजिए सर कि कम से कम मैं उसमें ये कह सकूं कि हाँ चलिए आपने एक लाइन सही बोली है। आप बार बार कहिएगा कि मैं गलत जो कह रहा हूं, मगर मुझे जवाब तो देने दें। पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है जहां इंस्टीट्यूशनल लोग जाते हैं भीख मांगने दूसरे देशों में, और वहां से उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। आप बताइए, ऐसा कोई देश भारत से मुकाबला कर सकता है जो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी और फास्टेस्ट इकोनॉमी है? क्या ये संभव है? बताइए नदीम जी, अब है जवाब? मैं कह रहा हूं, कल रात की खबर है कि यूएई से हजारों इंडियंस को निकाल दिया गया है। अब क्या कहेंगे? आप देख लें, पूरा इंटरनेशनल मीडिया भरा पड़ा है इस खबर से। अरे भारत अरे अपनी भाई- चिंता कर लेगा, मत कीजिए आप चिंता। इंडियंस को निकाला गया इतना यूएई बोझ से, लेकर सिर्फ आप लोग इसलिए कैसे कि रहेंगे? उनके बताइए, पास- भूखमरी से मर रहे हैं वहां के लोग। पहले पाकिस्तान को नहीं, संभालिए, भारत अपनी चिंता कर लेगा। भारत की बात है भीख कि मांगने नहीं गए इंडिया थे, कौन सा वो भीख वेस्टर्न मांगने नहीं स्टेट गए थे, है। वो यहाँ इंडिया आएंगे, ने- उनको टेक्निकल काम मिल जाएगा। पाकिस्तान जो में भीख कहीं ज्यादा मांगने है इंडिया में भीख गुर्बत। मांगने गए थे, बेगर्स किस प्रॉपर, की आप बात करेंगे पत्रकार आप? हैं, आपको इसकी जानकारी होगी। जो भीख मांगने अगर सऊदी आप अरब और गुर्बत पे बाकी बात देशों करेंगे में तो पाकिस्तानी गए पाकिस्तान थे, और जिनको इंडिया का डिपोर्ट हालात किया। ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अपना डाटा चेक करें, स्टैटिस्टिक्स देखें जो इंडिया के हैं, ठीक है, हम उसमें अपना सब डेटा पता चलता है कि स्टैटिस्टिक्स सब देख लेंगे, पाकिस्तान में जितनी गुर्बत है, लेकिन आप भारत लोग में गुमराह जितनी कीजिए। गुर्बत है। अब पाकिस्तान वालों को तो कर ही रहे हैं, पूरी दुनिया को गुमराह करते रहिए इसी तरीके से। विनोद दत्ता जी, ऑपरेशन नहीं, सिंदूर नहीं, जिस तरीके से हैरत की चला, बात है कि और आपके इसमें देश- क्योंकि जब जब भारत की तरफ से ब्रीफिंग हुई, मैं इस बात को स्वीकार कर रही हूँ कि जो चीजें कॉन्फिडेंशियल थी वो सामने नहीं रखी गई, लेकिन पूरी तरीके से प्रमाण दिया गया है कि हाँ किस तरीके से टारगेट किया गया। वो इमेजेस भी हमने देखी, और उसके बाद 7 महीने बाद अब इनके विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि हाँ नूर खान एयरबेस पर हमले हुए थे। हाँ बिल्कुल, देखिए, मैं तो कहता हूं कि उनको बड़ी तकलीफ होती है, और इनके जो लीडरान हैं उनमें खुद इस बात का इल्म नहीं है कि साहब मतलब कितना नुकसान हुआ है और किस तरह के वक्तव्य देने चाहिए। आप ये देखिए, मतलब 51 खाली इक्विपमेंट भारत ने इस्तेमाल किए थे। अब वो ये कह रहे हैं कि साहब पूरी पाकिस्तान की एयरफोर्स फदाइया भारत के ऊपर मंडरा रही थी। वो हमारे यहाँ जो
पाकिस्तान का जो एक भी जहाज, एक भी कई उसकी घंटों तक मिसाइल, कई एक घंटों भी तक उसका पाकिस्तानी ड्रोन एयरफोर्स पे कब्जा रहा है। मतलब भारत के ऊपर अपने ऐसा कभी टारगेट नहीं तक हुआ। नहीं पहुंच 1,500 पाया। लोगों के ऊपर इतनी हमारी जो 1,500 लोगों कॉम्बैट की एयर जानें पेट्रोल थी, पाकिस्तान एयरफोर्स उन्होंने के हमारी मामूले में टोटल चलती। एयर सुप्रीमेसी थी पाकिस्तान में, और यही चीज 1971 में देखी गई। आप ये देखिए, जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी एयरफोर्स थी उसको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया गया था। तो जब आप ये देखिए, आसिफ जरदारी साहब का ये स्टेटमेंट है, आज के अखबार में साया हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि उनको वहां के जनरल ने ये कहा था कि साहब आप बंकर में रहिए, युद्ध शुरू हो चुका है और आप कभी भी मतलब मारे जा सकते हैं। तो आसिफ जरदारी साहब का ये था, कहना था, और मैं उस बात को अप्रिशिएट करता हूं। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति बंकर में बैठ जाएगा तो पूरे राष्ट्र का क्या होगा। तो इतना खौफ था। अरे राष्ट्र का कुछ हो ही नहीं रहा। आसिफ मुनीर जो राष्ट्र का अपने सेल्फ भिखारी स्टाइल्ड कुछ होता वो है बन क्या? गए हैं। देखिए, शुक्ला साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि वहां इतने प्राइम मिनिस्टर्स को जेल हो गई है, कितनों को कत्ल कर दिया गया है। तो जहां इतना बड़ा खौफ हो पाकिस्तान फौज का, तो वहां आम आदमी क्या बोलेगा। वहां तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल पाता। देखिए, सारे देश के पास एक सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो एक पाकिस्तान की सेना एक ऐसी सेना है जिसके पास एक मुल्क है। और वहां जिस तरह से शहबाज शरीफ डरे डरे घूम रहे हैं, उन्हें पता नहीं लगता है कि साहब कब वो इमरान खान साहब के बगल वाले जो सेल है अडियाला जेल में, उनको भी भर दिया जाए। तो उनको ये CDF बनाना। मनीष गुप्ता जी, दत्ता जी जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं, क्या यही वजह है कि इतना समय लग गया स्वीकार करने में, क्योंकि वहां पर सब कुछ तो सेना ही देखती है? नहीं 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 नहीं, इसलिए वक्त नहीं लग गया। वक्त दरअसल इसलिए लग गया कि ब्लड इतना निकल रहा है कि अब छुपाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब वो रिपेयर करवानी है, और चूंकि वहां कुछ ऐसा मसला है जहां अमेरिका के लोगों से रिपेयर करवानी है। इसलिए जब अंतरराष्ट्रीय अखबार में खबर छपे, इससे पहले ही, जिसे कहते हैं इतना ज्यादा ब्लड फैलने लगा कि छुपा ही नहीं छुप रहा। इसलिए डर के मारे बोल रही है। ये इनकी फायर फाइटिंग है, ये बचा रहे, इज्जत बचाने के लिए कर रहे हैं। मैंने भी कहा था कि पाकिस्तान में पत्रकारों की कोई हैसियत ही नहीं है। वो सिर्फ उतना ही बोलते हैं जितने वो माउथपीस हैं सरकार के। अगर किसी ने बोल दिया तो उसकी जान के लाले पड़ जाते हैं। आ रही हूं नदीम जी, आ रही हूं आपके पास। इसलिए इन पत्रकारों से हम कोई कंटेंट ले पाए, हम कोई बात कर पाए, ऐसा फायदा नहीं है। अब जिस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई बंकर में छुपने की स्थिति आ गई हो, इसका मतलब है कि पूरी मशीनरी ठप है। अरे मशीनरी तो वैसे ही ठप है, वैसे इनके पास है नहीं। जितने रुपए में हमारे हिंदुस्तान में जूते बनाने वाली कंपनी का टर्नओवर हो जाता है, उतने में इनकी सरकारी एयरलाइन बिक जाती है। 4,000 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से इनकी एयरलाइन बिक गई, उतना अभी एक IPO आएगा उतने निकल जाएंगे। तो अभी इनके पास पैसे नहीं है। पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान है और फौज है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के विरोध पर जिंदा है। वहां जमहूरियत का मुद्दा नहीं है। ठीक है, वहां नदीम जी नहीं है कि पाकिस्तान क्या करेगा, उन्हें ये देखिए, एक पत्रकार हैं आप, भले ही पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन एक पत्रकार का खून जरूर उबलता है जब वो अपने सामने इस तरीके से झूठ देखता है। मुझे आपके 3 गेस्ट इंडिया से हैं, मुझे हर गेस्ट के बाद अगर थोड़ा सा मौका दे दें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मौका दे रही हूँ। हम लोग मौका देने में बहुत आगे। बात यहाँ से खत्म हुई थी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स की इंडियन फिजाओं में कई घंटों तक कब्जा रहा। भारतीय जो थे उनके ऊपर बिल्कुल ऐसा खौफ तारी था कि कोई जहाज उड़ा ना, उनको रोकने के लिए कोई आपके इंस्टॉलेशंस ने, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस ने कोई काम किया। देखें, हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी फौज पर क्रिटिक करें, मगर क्या क्रिटिक करें जब इंडिया उनके सामने खड़ा नहीं होता। किसी तरह के मामलात में इंडिया अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाता। उनकी फौज, उनकी एयरफोर्स जाती है इसराइल, और इसराइल के जरिए अमेरिका से कहलवाती है कि जंग को रोक दिया जाए, इनके जहाजों को, पाकिस्तान के जहाजों को उतारा जाए। तो मुझे ये बताइए कि हम किस तरह ना उनकी तारीफ करें। पाकिस्तानी फौज जो है, विनोद दत्ता जी, अब एक मिनट रुकिए जरा नदीम जी। विनोद दत्ता जी,
जरा इनको बताइए कि हमारे डिफेंस सिस्टम की क्या ताकत थी, S-400 ने क्या क्या करके दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में, और ये कह रहे हैं कि फिजाओं में पाकिस्तानी जो विमान है वो घूम रहे थे। नहीं जरा रुकिए नदीम जी, देखिए मैं आपको मौका दे रही थी, लेकिन आपने जो बात रखी है वो किसी को हजम नहीं होगी भाई, भारतीयों को तो नहीं होगी। आप जाके बोल लीजिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बोल लीजिए, आपकी ये बात को कोई नहीं स्वीकारेगा। मैंने तो फिर भी आपको बड़ी धैर्य से सुन लिया है, मैंने फिर भी सुन लिया है आपके धैर्य से। विनोद दत्ता जी जरा बताइए इन्हें S-400 की क्षमता क्या थी? अब जाके इनको रोटी चीन को गधे बेचना, पाकिस्तान को रोटी मिलती है। तभी तो मैं कह रही थी आपसे नदीम जी कि आप ये स्क्रिप्ट लेके एक फिल्म बनाइए, पाकिस्तान में चलाइए, आप लोग की कमाई होगी। ठीक है, ऐसा है विनोद दत्ता जी, पाकिस्तान की फौज प्रोफेशनलिज्म से सीधे वो कहते हैं ना कि एक मतलब प्रोफेशनल आर्मी की जगह एक तिजारत वाली आर्मी बन गई है। आपने देखा होगा अभी इन्होंने अपना इक्विपमेंट बेच के जो यूक्रेन को दिया था उसका पैसा जो सरकारी खजाने में जाना था वो वहां के जनरलों ने उसका बंदरबाट कर लिया। दूसरा चाइनीज इक्विपमेंट जिसके ऊपर वो हुंकार भरते थे वो सारे फेल हुए। अभी कंबोडिया में आप ये देखिए जो युद्ध चल रहा है वहां चाइनीज इक्विपमेंट में बैरल बस के इतने केसेस हुए हैं। तो ये बताता है कि किस तरह, देखिए खाली इक्विपमेंट खरीदने से सन 65 में भी आपके पास पैटर्न टैंक थे, सन 71 में भी आपके पास 7th फ्लीट अमेरिका का आया था। क्या हुआ? आपको मुंह की खानी पड़ी। आप ये देखिए सन 82 से लेके 87 तक आपको F-16 दिए गए। टेररिज्म को खत्म करने के लिए आपने उनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। क्या हुआ? क्योंकि खाली इक्विपमेंट से कुछ नहीं होता है, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए जो भारतीय सेना के पास है, वो जज्बा होना चाहिए जो भारतीय सेना के पास है, वो आपके पास जाबाज होने चाहिए जो भारतीय सेना के पास है। खाली उनको रेडिकलाइज करके, खाली उनके मन को बरगला के उनको तनख्वाहें दी नहीं जा रही हैं। किसी जमाने में पाकिस्तान में टैंक परेड होती थी, आज पेंट परेड हो रही है। वहां पाकिस्तानी सैनिकों की पेंट उतार उतार के जो दहशतगर्द हैं वो उनको नचा रहे हैं। तो ये सब चीजें देखते हुए पाकिस्तान का क्या एयर सुप्रीमेसी वो रिगेन करते, वो बॉर्डर तो क्रॉस कर नहीं पाए। भिखारियों का देश है, सब जगह भिखारी भेजते पैसे कमाने के लिए। सऊदी में भिखारी, मुझे लग रहा है मैडम एंकर, मुझे लग रहा है सही है, लेबनान में भिखारी भेज, क्या लग रहा है नदीम जी? बोलिए, हम लोग आवाज को नहीं दबाते, बोलिए नदीम जी क्या लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है कि जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं हमारे दोस्त, आपने इंडिया से ना कोई बंदा इंटेलिजेंस का ना किसी तरह से आपने तो भांड बिठा लिए हैं जो बात बात पे औकात की बात करते हैं, बात बात पे गुर्बत और कर्जे की बात करते हैं। तो अगर लॉजिकल कोई बात करनी है तो इनसे सुनिए, अदरवाइज मैं आपको असल कहानी नहीं, सब लॉजिकल है सर, सब लॉजिकल है नदीम जी, क्योंकि आप ही लोग के मंत्री, आप लोग के विदेश मंत्री पहले बयान दे चुके हैं कि नहीं भाई कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई ऐसा बहुत मामूली सा ये हमला था, ये सब कह चुके हैं। और उसके बाद अब कह रहे हैं कि हाँ हमला हुआ था, और अभी भी पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ इतनी गंभीर चोट लगी है कि आखिर 7 महीने बाद स्वीकार करना पड़ रहा है। और सही कह रहे थे मनीष जी कि अब खून ज्यादा हो गया, अब छुपाए नहीं छुप रहा है आप लोग से। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जिसने ये सीज फायर करवाया, आप तो उनकी बात में नहीं मान रहे, वो तो जगह जगह खड़े होकर इंडिया की अरे तो सीज फायर फिर आपने स्वीकार ही क्यों किया? अगर इतनी क्षमता थी तो मत स्वीकार करते, क्या एक के करने से हो जाता क्या सीज फायर? नहीं बताइए नदीम जी, एक अगर सिर्फ भारत ही चाहता था सीज फायर तो फिर आपने क्यों स्वीकार किया? क्या एक के सीज फायर स्वीकार करने से थम जाता क्या युद्ध? इतना तो समझ आप शायद रखते ही हैं। अभी भागते हुए ट्रंप के पास ही जाओगे कि बचा? नहीं, आवाज नहीं आ रही है, चुप हो गए आप नदीम जी। जी आवाज चली गई क्या एकदम से? जवाब सवाल कीजिए। मैं सवाल ये कर रही हूँ कि सीज फायर क्या एक देश के चाह लेने से हो जाता? नहीं, असल में तो इंडिया को पता नहीं, सारी दुनिया अरे ऑफिशियल रिक्वेस्ट, अरे क्या क्या नहीं पता है सर, लिस्ट लेके बैठे हैं क्या? सीज फायर की रिक्वेस्ट किसने डाली? आपने इस्राइल के जरिए इंडियन तुम्हारे पिछवाड़े में किसी ने गन रख दिया क्या?
किसने डाली? चलिए, ऑफिशियल चलिए। स्टेटमेंट है, पाकिस्तान ने डाली सीज़फायर की रिक्वेस्ट। मुझे आपके इस्तेमाल नहीं कमांडर करता जवाब हूं। दिया, क्या बात कर रहे हो? वैसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करता। चलिए, अब वक्त कम है विनोद शुक्ला जी और झूठ बोलने मनीष जी, की- दोनों आप दोनों के पास ही आ आपको रही है। झूठ बोलने की मेरे ट्रेनिंग है पास क्या? तो वो सारी कहानी आपको मौजूद झूठ है बोलने कि की सारे ट्रेनिंग है क्या? इंडियंस को अरे आपकी स्थिति मैं ऐसी सारे है इंडियंस कि को आपके आपसे सबूत दे खून सकता रिस रहा हूँ, है। मगर खून मामला सब- तो ये मनीष जी, है मनीष जी, मेरा सुनिए। मकसद लोग नहीं खुद है, स्वीकार कर मेरा रहे हैं। मकसद अरे है टीवी हमारे चैनल गोइंदर पे मारा, बैठ हमारे के गोइंदर मेरा मनीष मारा। जी। मकसद है कि कोई नई मार बात खा बताऊं खा के आपकी जो आप छुरी लोगों हमारे बड़ी यहाँ होगी। के लिए कहते हैं ना मनीष जी, बहुत अमेरिकन मोटी चर्बी प्रेसिडेंट, होती है जिन इंग्लिश लोगों की, मीडिया। वो कुछ नहीं सुनते। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का है, बहुत मोटी चर्बी। आप कुछ भी बोलिए, वो नहीं स्वीकार करेंगे। तो आवाज आती है, पाकिस्तानी तब आर्मी इको को साउंड हो रहा है। अब पाकिस्तानी इनका एयरफोर्स पीटो तो की इको ताकत साउंड हो का रहा है। पाकिस्तानियों को भी अंदाजा बेचारे तभी पिट हुआ आ जब रहे हैं। इंडिया ने ये हरकतें सऊदी, शुरू कर दी। अरे उनका प्रधानमंत्री घड़ी बेच लेता, मोदी जी चोरी आपकी कर लेता। हॉलीवुड इनका प्रधानमंत्री गिफ्ट चोरी ठीक कर है। लेता। फिल्मों में इनका प्रधानमंत्री विनोद शुक्ला जी, विनोद शुक्ला जी, आपके पास आ रहे हो। एक ऐसा- और क्योंकि जेल जा रहा है, देखिए- जेल में क्या क्या कुकर्म हो रहे हैं उसके साथ, सीज भगवान फायर ही के जानता लिए है। गिड़गिड़ाने आए ये, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि भाई किसी और ने मध्यस्थता कराई और किसी और के कहने पर हमने सीज फायर स्वीकार कर लिया। आप सोचिए इनको क्या जवाब दिया जाए। इनके शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ झूठी है। आखिर चर्चा भी इस पर क्यों की जाए? हंसी आती है। देखिए देखिए मुझे लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो ने ये तो आज पाकिस्तान तक के ये माना जर्नलिस्ट हैं नहीं। इनको थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि ये जो सारा गूगल सर्च करने के लिए थोड़ा नहीं सर, बहुत पढ़ने की जरूरत है इन्हें। जी वो बुक भी सारा suggest सारा कीजिएगा इन्हें। जी सारा का सारा डाटा जो है वो ISI वाले लेकर के बांग्लादेश चले गए हैं। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूँ। देखिए ये जो मसला है कि जो ये बात कर रहे हैं कि हम सीज फायर के लिए भारत को फोर्स किया गया, ये भाई ये बात 20 बार 30 बार 40 बार ट्रम्प साहब बोल चुके हैं और भारत उनको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है। जी। भारत उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। मतलब ये कि आप अगर ट्रम्प अगर आप US के प्रेसिडेंट हो तो भी आप अपनी औकात में रहो, आपको आपकी जितनी हैसियत है उस हैसियत पर रखा गया है। एक बात। दूसरी बात ये कि हमने प्रमाण तो दिए हैं। जी। तीसरी बात ये कि भाई हमने सीज फायर किया, मान लीजिए हम गिड़गिड़ा रहे थे तो आप क्यों तैयार हो गए? आपको बिल्कुल। घुस जाना चाहिए था। यही तो मैं बोल रही हूँ, तब से कह रहे हैं आप लोग इजाजत नहीं देते, आप लोग मौका नहीं देते। जब आप लोग को मौका दिया था तो आप लोग लेकर आ गए थे कि हाँ भाई सीज फायर कराइए, क्योंकि तब आप लोग की हालत खराब हो गई थी। लेकिन वो स्वीकार नहीं करेंगे आप लोग, क्योंकि फितरत ही ऐसी है आप लोग की। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल यही है कि आखिर इतना 7 महीने के इंतजार के बाद इनके विदेश मंत्री यानी कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री का मुंह खुला है और उन्होंने कहा है कि हमारे नूर खान एयरबेस पर हमला हुआ था। अब कितना वक्त आगे और लगता है ये स्वीकार करने में कि जो वहां पर हमला हुआ उससे बहुत ज्यादा क्षति भी हुई, अब ये देखना होगा। इसी के साथ इस चर्चा मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।